छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, मतलब 2024 के बाद से 2024 के बाद से माओवादियों पर इतना प्रहार हुआ है कि उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हमने इस बात को अब तो हर दर्शक जान गया है कि सबसे बड़ा नुकसान उन्हें अपना महासचिव तक को खोना पड़ा, बसव राजू, जिसे 21 मई 2025 को अबुझमाड़ के गुंडेकोट के जंगलों में मार गिराया गया। तो माओवादियों ने आज एक 22 पन्ने का बुकलेट जारी किया है और ये पूरा बुकलेट जो है, इसमें उन्होंने अपना तमाम लेखा जोखा बताया है कि क्या स्थिति है पार्टी की और कितना नुकसान हुआ है पार्टी को। साथ ही साथ उस बुकलेट में उन्होंने बताया कि उनके कौन कौन से शीर्ष नेतृत्व मारे गए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्या उनकी भूमिका थी उस पूरे माओवादी संगठन और इस पूरे मूवमेंट को लेकर। तो इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जैसे ही अमित शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक इस माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा और उसको लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद फोर्स का मूवमेंट एक अलग तरीके से सक्रिय हुआ। उन्होंने कई पैंतरों पर काम किया, कई रणनीतियों पर काम किया, कई नए नए संसाधनों पर काम किया और लगातार जवानों ने इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च किए कि माओवादियों को लगातार मुँह की खानी पड़ी। नुकसान का आंकड़ा इतना बड़ा बड़ा था जो इससे पहले कभी सुनने को ही नहीं मिला। वो बस्तर, वो दंडकारण जहाँ कभी 76 जवानों की बलि चढ़ा दी जाती थी, जहाँ कभी 25 जवान बुरकापाल में मारे जाते थे, उसी दंडकारण और बस्तर के अलग अलग इलाकों में थुलथुली में 38, हापा टोला में 29, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 31, पीडिया के इलाके में 26, इस तरह के आंकड़ों में माओवादियों को मारा जाने लगा। और लगातार हो रहे नुकसान के बाद आज सेंट्रल कमेटी ने एक बुकलेट जारी किया है और इस बुकलेट को उन्होंने गोंडी और हिंदी दोनों भाषा में जारी किया है। बुकलेट के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, जो काफ़ी ज़रूरी हैं, जिसे लगता है कि हमें अपने दर्शकों को बताना चाहिए। हालांकि ये 22 पन्ने का बुकलेट है और इसमें हर मारे गए महत्वपूर्ण माओवादी नेताओं के बारे में भी कुछ जानकारियाँ संक्षेप में और उनकी क्या भूमिका थी, इस पर भी माओवादियों ने जिक्र किया इस बुकलेट में। अगर आप बोलेंगे वो थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, उस पर हम अलग से एक दूसरा वीडियो तैयार कर देंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में इस वीडियो को मैं आपको बताता हूँ। माओवादियों ने साथ ही साथ ये भी बताया, देखिए माओवादियों का उनका एक कैलेंडर होता है। उस कैलेंडर में साल के अलग अलग समय में उनके द्वारा, जैसे गर्मी के समय में TCOC टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाया जाता है, उसी तरह शहीदी सप्ताह भी मनाया जाता है। तो माओवादियों का शहीदी सप्ताह का भी समय आ गया है और ये जो है 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाया जाएगा शहीद स्मृति सप्ताह। इसको लेकर भी माओवादियों ने पूरा बुकलेट जारी किया, जिसके फ्रंट में उन्होंने लिखा है 2025 में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक क्रांतिकारी उत्साह के साथ शहीद स्मृति सप्ताह मनाएं। आइए हम पार्टी, PLGA, संयुक्त मोर्चा और क्रांतिकारी आंदोलन को बचाए रखें। आइए हम व्यापक जनता को वर्ग संघर्ष और गुरिल्ला युद्ध में लामबंद करें ताकि प्रति क्रांतिकारी कगार युद्ध को विफल किया जा सके। 2024 के बाद जो माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं, माओवादियों ने उसका नाम कगार दिया है। अब पता नहीं ऑफिशियल तौर पर पुलिस ने दिया है कि नहीं दिया, लेकिन माओवादी इस युद्ध को कगार ही कहते हैं। जैसे इसके पहले भी उनके द्वारा कई अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इन्होंने अपने पहले पन्ने में लिखा है कि पिछले 1.5 साल से ब्राह्मणवादी, हिंदुत्व, फांसीवादी भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य शोषक वर्गों की राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से छेड़े गए प्रति क्रांतिकारी कगार युद्ध के बीच माओवादी 28 जुलाई से शहीदी सप्ताह मनाएंगे। यह सप्ताह ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब उनकी पार्टी महासचिव कॉमरेड बसवराज, कॉमरेड मतलब अपने सभी साथियों को माओवादी कॉमरेड कहते हैं, बसवराज उर्फ BR और केंद्रीय समिति के 3 अन्य सदस्यों और राज्य समिति के 15 सदस्यों को खो दिया है। साथ ही साथ माओवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। माओवादी देश में नवजनवादी क्रांति को पूरा करने और अंततः पूरी दुनिया भर में समाजवाद, साम्यवाद की स्थापना के उद्देश्य से साम्राज्यवाद, नौकरशाही, पूंजीवादी और सामंती वर्गों के खिलाफ संघर्ष में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वालों को के आदर्शों को पूरा करने के लिए, खुद को फिर से समर्पित करने के लिए शहीदी सप्ताह को मनाने की क्रांतिकारी परंपरा को जारी रखने की बात उन्होंने अपने इस बुकलेट में कहा है। माओवादियों ने बताया आगे कि भारत के जो नेता हैं, जो उनके माओवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके संस्थापक और शिक्षक जैसे कि चारू मजूमदार और कन्हई चटर्जी, उनके द्वारा स्थापित इस जनयुद्ध के पथ पर उनके देश में पिछले 1 वर्ष में लगभग 357 माओवादी मारे गए। इनमें से 136 महिला हैं और 31 क्रांतिकारी हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सही उनके मारे गए जो साथी हैं उसमें 14 बिहार, झारखंड से,
23 तेलंगाना से, 281 दंडकारण्य से। सोचिए, सबसे ज़्यादा माओवादी दंडकारण्य से मारे गए हैं। उन्होंने खुद इस बात का जिक्र अपने इस बुकलेट में किया है। 9 आंध्र और उड़ीसा से, विशेष क्षेत्र आंध्र प्रदेश से, 8 महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जो एमएमसी जोन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और 20 उड़ीसा से, 1 पश्चिम घाट और 1 पंजाब से। साथ ही 4 जो उनके साथी हैं वो खराब स्वास्थ्य और अनुचित उपचार के कारण और एक दुर्घटना में, 80 फर्जी मुठभेड़ों में और 269 घेराबंदी हमलों में मारे गए। ये जिक्र माओवादियों ने अपने इस प्रेस नोट में किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि मारे गए जो उनके साथी हैं, पार्टी के महासचिव सीसी के सदस्य, राज्य समिति के स्तर के 16, जिला समिति के 21, एसी पीपीसी के 83, पार्टी के 138 सदस्य, पीएलजीए के 17 सदस्य, जन संगठनों के 6 सदस्य और 34 लोग शामिल हैं। 36 लोगों का विवरण अभी माओवादी पार्टी के पास उपलब्ध नहीं है, जिसका जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। अधिकतर जो मारे गए साथी हैं उनके, वो कगार युद्ध में शहीद हुए हैं, ऐसा उनका कहना है, और घेरेबंदी के दौरान पकड़कर निहत्थे थे, और घायल उनके माओवादी जो साथी हैं उनको भी सरकारी सशस्त्र बलों ने पकड़कर हत्या किया। ये आरोप भी माओवादियों ने अपने इस बुकलेट में लगाया है। उन्होंने आगे लिखा है कि पिछले 1 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के कुछ जो उनके साथी जो मारे गए हैं, केंद्रीय कमेटी पार्टी उनके देश और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के सभी जो उनके मारे गए साथी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके परिजनों और रिश्तेदारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने का जिक्र भी उन्होंने अपने इस प्रेस नोट में कहा है, बुकलेट में। इस अवसर पर माओवादी भाकपा की जो सेंट्रल कमेटी है और पीएलजीए की समस्त शक्तियाँ, क्रांतिकारी जन संगठन और समस्त जनता से आह्वान कर रहे हैं कि 2025 के 28 जुलाई से 3 अगस्त तक वो जो उनके मारे गए साथी हैं उनके दृढ़ संकल्प और उत्साह को बनाए रखने के लिए शहीदी सप्ताह मनाया जाए। मैं कुछ शब्दों को चेंज कर रहा हूं क्योंकि माओवादियों ने अपने बुकलेट में अपने मारे गए साथियों के लिए शहीद शब्द का प्रयोग किया है और साथ ही साथ उन्हें क्रांतिकारी जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया है, जो आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे शब्दों को हमें बदल भी देना चाहिए, जिन शब्दों को हमारा संविधान स्वीकार नहीं करता है। इस अवसर पर उन्होंने ये भी लिखा है कि कगार युद्ध जो चल रहा है उसको विफल करने के लिए वो जन समुदाय के वर्ग संघर्ष और गुरिल्ला युद्ध को लामबंद करने की फिर से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने मारे गए सभी साथियों के बारे में जिक्र किया है। जैसे सबसे पहले मैं जो महत्वपूर्ण है उनका जिक्र कर देता हूं और बाकी के साथियों का अगर आप कहेंगे तो उस पर एक विधिवत वीडियो फिर से बना दिया जाएगा। उन्होंने बसव राजू जो कि नंबाला केशव राव है, इनके बारे में लिखा है कि वो 71 वर्ष के थे जब उनकी मौत हुई, जब वो मुठभेड़ में मारे गए। 21 मई को दंडकारण्य के माड़ संभाग के गुंडेकोट क्षेत्र में घेराबंदी हमले में उनकी मौत हुई। बसव राजू 1973 के अंत में क्रांतिकारी छात्र संगठन में शामिल हुए। अगले वर्ष संयुक्त आंध्र प्रदेश में रेडिकल स्टूडेंट यूनियन के गठन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तत्कालीन राज्य समिति ने उत्तर तेलंगाना गुरिल्ला जोन दंडकारण्य परिप्रेक्ष्य के अनुसार दंडकारण्य में 7 दस्ते भेजे। उस समय बीआर पूर्वी गोदावरी विशाखापट्टनम जिले में भेजे गए दस्ते के कमांडर रहे। उन्होंने अपना नाम गंगन्ना रखा। 1983 में उन्होंने 2 दस्तों का नेतृत्व करने के लिए समन्वय की जिम्मेदारी संभाली और जिला समिति के सदस्य के रूप में विकसित हुए। उन्होंने 1985 में संभाग समिति सचिव का कार्यभार संभाला और दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति के सदस्य और 1987 में केंद्रीय समिति के सदस्य बने। 2001 में भाकपा माले जनयुद्ध के अधिवेशन में वो केंद्रीय समिति में पुनः निर्वाचित हुए और पोलित ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रभारी चुने गए। उन्होंने मुक्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष कर रहे कुछ संगठनों के साथ संयुक्त संघर्ष का भी प्रयास किया। ये जानकारी उन्होंने अपने प्रेस नोट में बुकलेट में माओवादियों ने बसव राजू को लेकर लिखी है। साथ ही साथ उन्होंने तमाम और भी जो उनके मारे गए साथी हैं उनको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है कि वो उनकी क्या भूमिका रही है, जिसमें कार्तिक और दसरू, चैते, इस तरह के कई नाम हैं महत्वपूर्ण, सत्यम, गुड्डू, ये सभी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण नाम इसमें मुझे ऐसा लगता है कि लग रहे हैं, जिनका जिक्र उन्होंने किया है, जिसमें मधु, पापन्ना, ये सब बड़े स्तर के माओवादी नेता हैं, इसलिए उनका जिक्र किया गया है। अरुणा, जगन, भास्कर की मौत बीते दिन हुई, उसका जिक्र भी इन्होंने अपने इस बुकलेट में किया है। साथ ही साथ जया और एसीएम से कई लोगों के नाम मैं इसमें देख पा रहा हूँ और बहुत ही बड़ा बुकलेट है। तो मुझे लगता है इस पूरे बुकलेट को पढ़ने में तो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी लिखी है कि नक्सलबाड़ी के बाद ये पहली बार
होगा कि 1 वर्ष की अवधि में 4 सीसीएम और 16 एसीएम मारे गए हैं। इन क्षतियों का क्रांतिकारी आंदोलन पर अपेक्षाकृत लंबे समय तक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। माओवादी खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बीते 2 साल में या 1 साल में जितना नुकसान उनके पार्टी को हुआ है, इसका बहुत लंबे समय तक उनकी पार्टी को नकारात्मकता के तौर पर ये प्रभाव झेलना पड़ेगा। उन्होंने ये भी लिखा है कि कगार युद्ध शुरू होने के बाद से और विशेष रूप से कल पर हमले के बाद केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बलों द्वारा औसतन 15-20 दिनों में एक बार हमला होता है। इन हमलों में पार्टी, पीएलजीए, स्थानीय अंगों और जनता के 10 से 35 साथी मारे जा रहे हैं। मारे जाने वाले साथियों की उम्र 16 से 17 साल से लेकर 96 साल तक है। मारे गए सभी साथियों के साधारण सदस्यों से लेकर उच्चतम स्तर के नेता शामिल हैं। यह एक नकारात्मक बात है और इन हमलों में भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन पार्टी और पीएलजीए के उनके नेता, कमांडर और बल असाधारण साहस और बहादुरी के साथ दुश्मन मतलब कि जो हमारे जो जवान हैं, उन्हें माओवादी अपने इस बुकलेट में दुश्मन कह के संबोधित कर रहे हैं, सेना का जवाब दे रहे हैं। लगभग हर हमले में 10 से 20 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं और 3 से 20 घायल होते हैं। सभी घटनाओं में उनके बल 1 से 2 दिनों तक लड़ते हैं और घेरा तोड़ रहे हैं। यद्यपि हजारों सशस्त्र बल 20 किलोमीटर के दायरे में घेरा डालकर घेराबंदी, तलाशी मार इस पूरे दौर में दुश्मन के घेरे में आत्मरक्षा युद्ध, उनकी जो सेना है, उनके प्रतिरोध और उन्हें तोड़ना कई अनुभव और आदर्श सामने आए हैं, जैसे टीम भावना, कमान संभालना, असाधारण साहस के साथ दुश्मन पर प्रहार करना, एक नए तरीके और युद्धाभ्यास और घेरा तोड़ने की तकनीकें, घंटों और दिनों तक भूखे रहना को सहन करना और लंबी यात्रा करना। इन अनुभवों को विश्लेषण और विकास करना होगा और उन्हें उनकी पार्टी, पीएलजीए इकाइयों के सामान्य असभ्य अभ्यास के रूप में ढालना होगा। इस प्रक्रिया में उन्हें सेनाओं को आत्मविश्वास बढ़ाने, नुकसान कम करने और दुश्मन मतलब कि जवानों के आत्मविश्वास को प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह का जिक्र माओवादियों ने अपने इस पूरे 22 पन्ने के प्रेस नोट में किया है। साथ ही साथ उन्होंने और भी महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि सरकार आंदोलन के क्षेत्र में लाखों सशस्त्र बलों को तैनात करती है, उन्हें आधुनिक हथियार, आधुनिक तकनीक प्रदान करती है, फिर भी वे उनकी ही ताकत से हमला करने का साहस नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि वो किराए की सेना है। माओवादी हमेशा से जो हमारे जवान हैं उन्हें किराए की सेना के तौर पर संबोधित करते हैं और यह भी कहा है कि यह दुश्मन मतलब कि सेनाओं की रणनीतिक कमजोरी है और यही कमजोरी अंततः दुश्मन के हार का कारण बनेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सेंट्रल कमेटी पोलित ब्यूरो द्वारा तैयार की गई रणनीति का पालन करके और पार्टी, पीएलजीए, संयुक्त मोर्चा और क्रांतिकारी आंदोलन को संरक्षित करके 31 मार्च 2026 से पहले पार्टी, पीएलजीए, संयुक्त मोर्चा और क्रांतिकारी आंदोलन को खत्म करें। यद्यपि पिछले 1 साल में तीव्र कगार युद्ध से उनकी पार्टी, पीएलजीए और लोगों के अंगों की ताकतों का नुकसान जारी है। आंदोलन के सभी क्षेत्रों के विभिन्न स्तरों पर वर्ग संघर्ष का चल रहा है और उसके इन जगहों पर गुरिल्ला युद्ध चल रहा है। जहां गुरिल्ला इकाइयां मौजूद हैं, बड़े पैमानों पर बूबी ट्रैप और आईडी बम की व्यवस्था कर रही है और दुश्मन के सशस्त्र बलों को झटका दे रही है। कुछ स्थानों पर छोटे विकेंद्रीकरण कार्रवाइयाँ पिछले 1 वर्ष में पीएलजीए बलों ने बम, आईडी युद्ध और दुश्मन की घेराबंदी तोड़कर 75 दुश्मन सशस्त्र बलों को मार गिराया और 130 को घायल किया है। देखिए, आंकड़ों पर काफ़ी विरोधाभास है, क्योंकि पुलिस ने बीते दिनों एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया कि बीते 2 वर्षों में लगभग 417 माओवादियों को मारकर उनके शव बरामद किया गया है। ये दावा पुलिस ने अपने प्रेस नोट में किया है। वहीं माओवादियों ने इस 22 पन्ने के बुकलेट में लिखा है कि 357 साथी उनके मारे गए। अब साथ ही साथ अब पुलिस के ऊपर एक बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने अब तक जो है 75 जवानों को मारा है, मतलब कि, लेकिन पुलिस के पास ये आंकड़े नहीं है क्योंकि बहुत कम संख्या में जवानों के शहादत की जानकारी इन दिनों सामने आई है। जवान हर जगह मजबूती से लड़े हैं और उन्हें नुकसान भी कम हुआ है, अगर कुछ एक घटनाओं को छोड़ दिए। साथ ही साथ 130 को घायल करने का जिक्र करते हुए उनके हथियार भी जब्त करने का दावा माओवादी कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में 2024 अगस्त पोलित ब्यूरो परिपत्र उपलब्ध हुआ है, क्योंकि मैं हर बार आपसे एक बात का जिक्र करता हूं कि पोलित ब्यूरो का एक परिपत्र है, एक सर्कुलेशन है जो उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जारी किया था, उसका भी इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया और कहा है कि वहाँ इस पर अध्ययन, चर्चा और कक्षाएं चल रही हैं। पोलित ब्यूरो परिपत्र में बताई गई रणनीति को क्षेत्र, जिले और राज्य से की संबंधित स्थितियों पर लागू किया जा रहा है, उस पर काम चल रहा है। आंदोलन के शक्ति संतुलन के आधार पर प्रचार होता है और जनता के दैनिक जीवन, बुनियादी समस्याओं, कानूनी गैर कानूनी आंदोलन होता है।
संघर्ष और संगठन के खुले गुप्त रूपों का उपयोग किया जाता है। 9 से 10 राज्यों का नागरिक समाज केंद्र और राज्य सरकारों पर कगार युद्ध और कर्रे गुट्टा ऑपरेशन रोकने और शांति वार्ता करने का दबाव बन रहा है। इसके लिए दुष्प्रचार और आंदोलनकारी गतिविधियां भी चल रही हैं। 2 तेलुगु राज्यों में इससे एक आंदोलन का रूप ले लिया इसने। यह हाल के समय में एक सकारात्मक बदलाव उपयुक्त राजनीतिक, सांगठनिक और सैन्य प्रयास क्रांतिकारी आंदोलन को बचाए रखने, कगार युद्ध को विफल करने में बहुत सहायक होते हैं। इस तरह का जिक्र उन्होंने अपने 22 पन्ने के इस प्रेस नोट में किया है और साथ ही साथ आखिरी में अपने साथियों के लिए उन्होंने कुछ नारे भी लिखे हैं और कुछ पॉइंटों में उन्होंने कुछ बिंदुओं पर उन्होंने लिखा है कि इस वर्ष शहीदी सप्ताह के अवसर पर केंद्रीय समिति द्वारा जारी संदेशों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का उनका उद्देश्य है। साथ ही साथ जो लोग मारे गए हैं उनके जीवन वृत्त, तस्वीरें और स्मृति चिन्ह उनके परिजनों को सौंपने का भी संकल्प उन्होंने किया है और अलग अलग उन्होंने रूपरेखा इस शहीदी सप्ताह को मनाने के लिए किया है। तो ये 22 पन्ने का एक बुकलेट माओवादियों ने जो जारी किया, जिसमें वो मान रहे हैं कि 357 उनके साथी मारे जा चुके हैं और बता रहे हैं नक्सल बाड़ी के बाद पहली दफ़े ऐसा होगा कि एक साथ इतने सारे, मतलब 4 सेंट्रल कमेटी के लोग एक साथ मारे गए इतनी कम समय में और एसजेडसी और डीवीसीएम स्तर के बड़े स्तर के माओवादी नेता मारे गए इतनी बड़ी संख्या। लेकिन आप सोचिए सबसे ज़्यादा संख्या दंडकारण्य में मारे गए लोगों की है, मतलब बस्तर के आदिवासियों की, जिसको लेकर मनीष कुंजाम ने भी इस बीते दिनों हमसे बातचीत में इस बात का जिक्र किया था कि आखिर मारे जा रहे हैं तो बस्तर के आदिवासी ही। इस बात का खुलासा भी माओवादियों ने किया है कि सबसे ज़्यादा बस्तर के आदिवासी मारे जा रहे हैं इस पूरे मूवमेंट पर। और जो शांति वार्ता को लेकर भी उन्होंने कहा कि एक माहौल बन रहा है तेलंगाना में, उसको लेकर बीते दिनों छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इस बात का जिक्र किया था कि ये लोग तब क्यों हड़बड़ा रहे हैं, जो शांति समिति की बातचीत कर रहे हैं तेलंगाना में बैठे लोग, जब बाहरी माओवादी मारे जा रहे हैं। मतलब कि सोचिए, माओवादी खुद मान रहे हैं इस बात को कि 4 माओवादी जो सेंट्रल कमेटी के लोग पहली दफ़े, मतलब नक्सलबाड़ी के बाद इतना बड़ा नुकसान पहली दफ़े हुआ है उनको। तो इसका मतलब है कि बौखलाहट लाजमी है जब उनके शीर्ष नेता मारे जा रहे हैं। अब क्यों, जब बस्तर के आदिवासी मारे जा रहे थे तब उन शांति समिति के लोगों में बौखलाहट क्यों नहीं थी? इस बात का जिक्र विजय शर्मा ने बीते दिनों कई बार अपने बयान में किया है। वहीं दूसरी ओर एक बात और गौर फरमाने की है कि माओवादी लगातार इतने नुकसान में हैं, इतने बैकफुट पर हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो पुलिस ब्यूरो ने जो परिपत्र या फिर जो सर्कुलेशन जारी किया है उसको आधार मानते हुए उनकी क्लासेस चल रही हैं, अपने आप को फिर से संगठित करने की कोशिशें जारी हैं। साथ ही साथ उनके जो पीएलजीए के जो जितने भी साथी हैं वो लगातार बूबी ट्रैप और आईडी बम पर लगातार काम कर रहे हैं। आपको याद हो बीते दिनों बीजापुर में 3 लोग जब वनोपज बीनने गए थे तो वो घायल हो गए थे। और साथ ही साथ आज माओवादियों ने बीजापुर के ही एक गांव में 2 शिक्षा दूत की हत्या भी कर दी है निर्ममता से। आपको याद हो बीते दिनों बीजापुर में पेदा कोरमा में 3 लोगों की हत्या माओवादियों ने की और आज फिर 2 लोगों की शिक्षा दूतों की हत्या बेरहमी से माओवादियों ने की। इतना कमज़ोर होने के बाद माओवादी, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि फिर से पुराने पैंतरों को आजमा रहे हैं। जब पूरे खत्म होने की कगार पर हैं तो जहाँ से उन्होंने शुरू किया था वहीं से मुझे लगता है फिर से शून्य से शुरू करने की कोशिश है उन्हें। अभी भी उन्हें विश्वास है कि 31 मार्च तक भले सरकार दावा कर दे कि माओवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। हालांकि सरकार पहले बोलती थी कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अभी अगर आप किसी राजनेता से या जिम्मेदार मंत्रियों से इस पर सवाल करेंगे तो वो बोलेंगे कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। माओवादियों के इस बुकलेट से लग रहा है वो अपने आप को शून्य से फिर से संगठित करने की एक कोशिश कर रहे हैं। अभी कोशिश में क्या पता वो सफल होंगे या नहीं होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि सरकार जिस तरह से इच्छा शक्ति को प्रबल करके लड़ रही है, जिस तरह से इन्हें खत्म करने पर आमादा है, उनकी हर एक मूवमेंट पर नज़र रख रही है, मुझे लगता है कि सरकार की भी इच्छा शक्ति अभी कमज़ोर तो नहीं है। इसके पीछे वजह उनकी जो भी हो, लेकिन ये दृढ़ इच्छा शक्ति जरूर है सरकार की कि वो माओवाद को पूरी तरह से समाप्त करके ही दम लेंगे। और यही वजह है कि उनके हर छोटी से छोटी मूवमेंट से लेकर हर बड़ी रणनीति पर विशेष अध्ययन किया जा रहा है और उस आधार पर पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया जा रहा है। कोई भी मौका चूकने पर की मतलब कोई पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भी मौका चूक ना जाए जवानों से, जहां उन्हें सफलता मिल सकती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। बारिश के लिए भी ऑपरेशन के लिए जवान तैयार हैं। ऐसी बारिश में जब बस्तर के नदी नाले उफान पर होते हैं तब भी बस्तर के जवान लगातार ऑपरेशन में लगातार जंगलों की खाक छान रहे हैं। सफलता नहीं मिल पा रही है अभी हाल फिलहाल के कुछ दिनों में, अलग बात है बारिश में, लेकिन जवान जंगलों में लगातार अभी भी घूम रहे हैं।
वहीं माओवादी फिर से ग्रामीणों में दहशत इस उद्देश्य से पैदा करने के लिए इस तरह की जन अदालत लगाना या फिर ग्रामीणों की हत्या करना या शिक्षा दूतों की हत्या करने का काम कर रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि माओवाद पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है और आप सरकार का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इस गलतफहमी में ना रहें। अगर आप माओवादियों के खिलाफ कोई भी कदम उठाएंगे तो आपको अंजाम इस तरह से भुगतना होगा, जैसा पेदा कोरमा में उन्होंने 3 ग्रामीणों के साथ, जिसमें 2 छात्र भी थे, उनके साथ किया, और आज 2 शिक्षा दूतों के साथ जिस तरह से उन्होंने नृशंस से व्यवहार किया है। इस व्यवहार से कहीं न कहीं मानसिक तौर पर ग्रामीण माओवादियों के बनाए गए दहशत के आवरण में फिर से आ जाएंगे और उस दहशत से दूर निकालना सरकार का काम है, क्योंकि जब तक वो दहशत में रहेंगे तो माओवादियों के खिलाफ कोई काम नहीं कर पाएंगे और जब तक वो सूचना नहीं दे पाएंगे तब तक जवानों के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना होगा उन इलाकों में ऑपरेशन को करना। वहीं नारायणपुर के इलाके में भी, मडोनार के इलाके में बीते दिनों जियो का टावर स्थापित किया गया था ताकि ग्रामीणों को नेटवर्क की सुविधा मिल सके और साथ ही साथ जब जवान ऑपरेशन में जाएं तो वो भी कनेक्टिविटी का फ़ायदा ले सकें और जो मुख्य धारा में ग्रामीण जुड़ना चाहें वो भी उस नेटवर्क का प्रयोग करके मुख्य धारा में जुड़ सकें। लेकिन आज उस टावर को भी माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया और ये भी बताने की कोशिश की कि घटना वो चाहे जहाँ चाहें वहाँ जाकर अंजाम दे सकते हैं, चाहे आप कितने भी कैंप लगा लें। ये माओवादियों की सोच जो मुझे लगता है, जो इतने दिन से मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, उस आधार पर माओवादियों के 22 पन्ने का प्रेस नोट है, बुकलेट है, बार बार मुँह से प्रेस नोट निकल रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें जितने मारे गए साथी, उनके जो साथी हैं, उनका जो विधिवत डिटेल दिया गया है, अगर आप लोगों की इच्छा हो कि उस पर भी हम कोई बातचीत करें तो बताइएगा, करेंगे। लेकिन मुझे लगा महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हो जानी चाहिए। उनके जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो भी आपके सामने ज़रूर रखे जाने चाहिए कि माओवादी पार्टी अभी वर्तमान में किस परिस्थिति से गुजर रही है, खुद वो स्वीकार भी कर रहे हैं और जो छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो भी आपके सामने रखने के लिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। पसंद आए शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।